हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फिजिक्स के इस उभरते चैनल में। और आज हमें पढ़ना है फिजिक्स थर्ड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमें जो थर्ड यूनिट पढ़ना है सम यूनिवर्सल लॉज। सम यूनिवर्सल लॉज में हमें आज इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल, या फिर इसका दूसरा नाम रहेगा साइज ऑफ फेज सेल या फेज स्पेस सेल, दोनों कहा जा सकता है, और नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल या नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब फेज स्पेस बनाना हो तो फेज स्पेस बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। अगर इस बात को लिख दें तो हमें चाहिए होगा पोजीशन स्पेस किसी भी स्टैटिक सिस्टम के लिए, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी। और दूसरा तो ये हो गया पोजीशन स्पेस। फिर किसी भी डायनेमिक सिस्टम में कोई पार्टिकल था तो उसके लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में थे। इन्हें कहा गया मोमेंटम स्पेस। तो पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, तो इन दोनों की वजह से जो स्पेस बना उसे कहा गया फेज स्पेस। तो समझ गए हम लोग फेज स्पेस क्या था। सब फेज स्पेस था पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन। अब अगर बात करें तो किसी भी स्टैटिक सिस्टम के लिए हम लोग बनाते थे पोजीशन स्पेस, मान लिया गया था ये स्टैटिक सिस्टम है। और दूसरा किसी भी डायनेमिक सिस्टम के लिए हम बनाते थे मोमेंटम स्पेस, मान लिया गया इसी में अगर मोमेंटम स्पेस ड्रॉ किया जाए दोनों, तो जो डार्क लाइन से दिखाए हैं वो है पोजीशन स्पेस। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया इसके लिए कोऑर्डिनेट्स जेड। तो तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए पोजीशन स्पेस के लिए, या तीन डायमेंशंस हो गए। मोमेंटम स्पेस की बात करें, मोमेंटम स्पेस के लिए इधर पी एक्स, इधर पी वाई और इधर पी जेड। तो अब तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, तीन डायमेंशन हो गई मोमेंटम स्पेस के लिए, और दोनों को मिला के जब बना लिया गया फेज स्पेस तो इसके लिए हो गई 6 डायमेंशंस, 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए फेज स्पेस में। अगर मैं अब 6 डायमेंशनल फेज स्पेस तो नहीं ड्रा किया जा सकता, लेकिन एक्स और पी एक्स को लेके मान लिया गया एक हम फेज स्पेस ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ ड्रॉ कर लिया गया। इधर इस एक्सिस पे बना लिया गया पोजीशन स्पेस और इधर बना लिया गया मोमेंटम स्पेस, इस प्रकार से। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को मिला के एक फेज स्पेस बना लिया गया, और इसी फेज स्पेस को डिवाइड कर दिया जाए अगर छोटे छोटे स्मॉल सेल्स में, स्मॉल फेज सेल्स में अगर इसे डिवाइड करें, तो स्मॉल फेज सेल में अगर डिवाइड करें तो देखते हैं इस प्रकार इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पार्टिकल के लिए हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए रेंज के लिए, उसके एरिया के लिए हम लोग पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की सहायता से एक रेंज बना लिए, एक एरिया बना लिए, जिसे कहा गया फेज स्पेस। इसी को कहा गया फेज स्पेस, जिसे बनाया गया कि इसकी मदद से इसे बनाया गया है पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की मदद से। तो
तो अगर इस पोजीशन स्पेस की बात करें तो पोजीशन स्पेस को ये छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से हर पार्ट को कहा जा सकता है dx, ये भी 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 dx, और सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा x, मतलब पोजीशन स्पेस। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर पोजीशन मोमेंटम स्पेस की बात करते हैं, मोमेंटम स्पेस में इसे भी छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। इसे कहा जा सकता है एक पार्ट को dpx। तो इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये भी dpx, 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 और सब dpx को अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा px, मतलब मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस मिला के बना लिया गया, कोई एक रेंज बना लिया गया, एक एरिया बना लिया गया, इसी में पार्टिकल होगा, इसे क्या लिया गया, फेज स्पेस। अब इसमें से किसी एक छोटे एरिया को कंसीडर करें, छोटे एरिया किसी को भी कंसीडर कर लिया जाए एक ब्लॉक को, इसे ही कहा जाएगा फेज स्पेस सेल। जो इक्वल साइज के छोटे छोटे एरियाज बने इसे ही कहा जाएगा फेज स्पेस सेल या फेज सेल, फेज स्पेस सेल, या फिर इसे कहेंगे फेज सेल। सबका एरिया बराबर होगा। इसका वॉल्यूम होगा कितना, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल या स्मॉल एलिमेंट ऑफ फेज स्पेस, तो फेज वॉल्यूम ऑफ फेज सेल या फेज स्पेस सेल हो जाएगा डी टाउ। और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की बात करें, पूरे फेज स्पेस के वॉल्यूम की बात करें तो ये होगा टाउ। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा टाउ, जिसे फाइंड किया जा सकता है इस छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब फेज सेल के वॉल्यूम के इंटीग्रेशन से। तो इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉल एलिमेंट सेल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कहा गया है डी टाउ, डिफरेंशियल पार्ट। तो ये है dx और ये है dpx। ऐसे ही इसमें देखें अगर पूरे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसमें जो फेज सेल बना हुआ है, फेज सेल में होंगे 6 कोऑर्डिनेट्स, फेज सेल में या फेज स्पेस सेल में होंगे 6 कोऑर्डिनेट्स। 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो भी कैसे होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे पोजीशन स्पेस के, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे पोजीशन स्पेस के। तो पोजीशन स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट्स प्लस मोमेंटम स्पेस के, मोमेंटम स्पेस के भी हमें मिलेंगे 3 कोऑर्डिनेट्स। तो दोनों को मिला के 3 + 3 बराबर ये हो गया 6 कोऑर्डिनेट्स। 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसे लिखने के लिए हमारे पास इसे फाइंड कर लिए थे, डी टाउ इज इक्वल टू होता है dx इंटू dy इंटू dz। ये तो एक्सेल के लिए ड्रॉ किया गया था, मतलब पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस के लिए केवल एक डायरेक्शन के लिए। तो ये हो गया dx इंटू dy इंटू dz, dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। तो ये जो बना हुआ है इस पूरे फेज स्पेस को इक्वल साइज के फेज स्पेस सेल में या फेज सेल में डिवाइड करने के बाद एक जो फेज सेल है उसका हमें वॉल्यूम मिल गया, जो जिसे कहा गया स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई डी टाउ, और डी टाउ को रिप्रेजेंट करने के लिए dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। अब इसमें बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों की बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हें बहुत कम साइज तक बनाया जा सकता है, 10⁻⁴ साइज भी उसका हो सकता है मिनिमम साइज। लेकिन बात करते हैं अगर क्वांटम मैकेनिक्स में तो इसके साइज को एक पर्टिकुलर साइज से कम नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग होता है dx इंटू dpx। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, dx इंटू dpx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/2π या h0। तो अब उसके बाद है dx इंटू dpx की वैल्यू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही एक्यूरेटली बताना मुश्किल है, नामुमकिन है।
तो बात करते हैं पूरा इसके बारे में। तो ये हम लोग समझ गए कि फेज स्पेस सेल समझ गए थे। फेज सेल कैसे बनेगा? फेज सेल बनेगा पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को मिला के फेज सेल बना। ये 6 कोऑर्डिनेट्स इसमें है, 6 डायमेंशनल स्पेस है। इसी प्रकार इसे मिला के ड्रॉ किया गया एक रेंज बनाया गया, रेंज को कहा गया फेज स्पेस, और इसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किए, जिस हर एलिमेंट को, हर छोटे पार्ट को कहा गया जिसका सबका एरिया इक्वल है, और हर एक एरिया को कहा गया फेज स्पेस सेल या फिर फेज सेल। इसके लिए हमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू हो गई dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। अब करते हैं आगे का प्रोसीजर इस वॉल्यूम के बाद कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, यही है फेज स्पेस सेल। इसके वॉल्यूम की बात करें तो इस वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल इसे कह लिया गया डी टाउ, वॉल्यूम जो माना गया वो है डी टाउ। तो डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। अब एक्स कोऑर्डिनेट में जो पोजीशन स्पेस के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस है, अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें, दोनों को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी पी एक्स। यहाँ से हो जाएगा ये डी वाई इंटू डी पी वाई, और यहाँ से डी जेड इंटू डी पी जेड। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ अप्लाई होता है दो मैकेनिक्स, एक तो है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। बस इस पे सुन लेते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो डी एक्स इंटू डी पी एक्स है, इसकी वैल्यू को बहुत छोटी से छोटी वैल्यू इसकी प्लेस की जा सकती है, रखी जा सकती है, और इसके लिए एक कांस्टेंट यूज किया जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक कांस्टेंट यूज किया जा सकता है, डी एक्स इंटू डी पी एक्स इज टेंड्स टू, ये इस कांस्टेंट का नाम है एच नॉट। ये कांस्टेंट है एच नॉट, इसकी वैल्यू छोटी से छोटी रखी जा सकती है, यहाँ तक कि इतनी छोटी कि ये वैल्यू हो जाएगी टेंड्स टू 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये वैल्यू 0 के टेंड्स टू 0 नहीं रखी जा सकती, एक सर्टेन लिमिट से कम नहीं रखी जा सकती। वो सर्टेन लिमिट है प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो अगर उससे छोटी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो डी पी एक्स मतलब मोमेंटम की जो वैल्यू है वो होना पड़ेगा इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर इनफाइनाइट करें, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी करें, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड, तो वो तो असंभव है। इस वजह से अब यहाँ अप्लाई करते हैं हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो लिख दें यहाँ बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये होता है डी एक्स इंटू डी पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 2 पाई, या एच लिखे केवल। तो डी एक्स इंटू डी पी एक्स की जो वैल्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। इससे छोटी वैल्यू पे इससे छोटी वैल्यू इसकी नहीं होनी चाहिए। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आप पढ़ के आए। इसमें कहा गया किसी भी पार्टिकल के लिए अगर पोजीशन की वैल्यू को फाइंड करें तो उसके मोमेंटम में कुछ न कुछ कमी आ जाती है, कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। और अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके जो पोजीशन है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। अर्थात किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों का साथ साथ एक्यूरेट कैलकुलेशन करना असंभव है। तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे डी एक्स इंटू डी पी एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच। इसी प्रकार से इसके लिए लिखें तो लिख सकते हैं डी वाई इंटू डी पी वाई इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एच। इसी प्रकार से लिखा जा सकता है डी जेड इंटू डी पी जेड इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एच। अगर ये दोनों वैल्यू तीनों वैल्यूज प्लेस करें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए या वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ वन फेज स्पेस सेल
तो वन फेज स्पेस सेल के लिए अगर ये वैल्यू फाइंड करें तो डी टाउ की वैल्यू अब हमें क्या मिलती है, हेंस डी टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कैन बी रिटेन एज, तो इन दोनों की जगह ये dx इंटू डी पी एक्स की जगह लिखा जा सकता है h, यहाँ भी लिखा जा सकता है इंटू एच, और यहाँ भी लिखा जा सकता है इंटू एच। ये वैल्यू हो गई एच क्यूब, और ये वैल्यू क्या है, अब ये वैल्यू डी टाउ की जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है एच क्यूब। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच क्यूब है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू को रखा जाए, अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू एच क्यूब के बराबर होगी या तो इससे बड़ी होगी, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू रखें तो एच क्यूब के बराबर रख सकते हैं, या तो उससे बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू उसके बराबर ही है, तो लिख सकते हैं मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल या फेज सेल भी कह सकते हैं, फेज स्पेस सेल। तो मिनिमम वॉल्यूम की बात करें तो मिनिमम वॉल्यूम हो जाएगा इसका डी टाउ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच क्यूब, क्या हो गया एच क्यूब। तो मिनिमम वॉल्यूम इसका डी टाउ का हमें मिल गया, इसकी वैल्यू जो है फेज स्पेस सेल की मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें एच क्यूब। और अब अगर इस फेज स्पेस सेल के मिनिमम फेज स्पेस सेल से हमें टोटल फेज स्पेस बनाना हो कि टोटल फेज स्पेस कितना होगा, तो इसका करना होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट अगर कर दें, सबको जोड़ दें, इन छोटे छोटे सेल्स जो छोटे छोटे सेल्स बनाए गए थे, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, सबका समाकलन कर दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए, ऐड करने के लिए इंटीग्रेट ही करेंगे, तो सबको जोड़ दिया जाए तो हमें जो टोटल था फेज स्पेस वो मिल जाएगा और उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 6 इंटीग्रल, क्योंकि 3 इंटीग्रेशन हमें चाहिए फेज स्पेस के लिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 बार डिफरेंशिएशन किया गया। डी टाउ इज इक्वल टू क्या, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। और अगर इसकी वैल्यू हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन से फाइंड किया जा सकता है। तो इंटीग्रेट अगर करें तो ये हो जाएगा 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। इन सबको छोटे छोटे सेल्स को अगर इंटीग्रेट कर दें तो वही हमें मिलेगा फेज स्पेस। तो फेज स्पेस का जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल ये फेज स्पेस हो गया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इन सबको जोड़ दिया गया। तो इन सबको जोड़ दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। अब इंटीग्रेशन सबके लिए इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी जेड। या फिर पोजीशन स्पेस के लिए अलग लिख लिया जाए और मोमेंटम स्पेस के लिए अलग लिख लिया जाए। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 2 चीजें हमें मिल गई, एक तो हमें मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टाउ की वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस के लिए टाउ लिखे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमें मिल गया टाउ की वैल्यू, और मिल गया मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, मतलब इसका जो एक वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम हमें मिल गया डी टाउ की वैल्यू। तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल हमें मिल गया डी टाउ। तो डी टाउ भी मिल गया और टाउ भी मिल गया, मतलब इस पूरे फेज स्पेस का हमें वॉल्यूम मिल गया और एक फेज स्पेस सेल का भी हमें वॉल्यूम मिल गया। तो फेज स्पेस सेल, अब कितने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इसमें रहे होंगे, अगर ये चीज़ हमें फाइंड करनी हो तो हमें देना होगा इस टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में हमें भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। इसे किससे डिवाइड करना होगा, एक जो स्मॉल फेज सेल बना हुआ है, स्मॉल फेज सेल जो बना हुआ है या जो उसका एलिमेंट बना हुआ, तो स्मॉल फेज सेल से अगर इसे डिवाइड कर दें, यही है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि कितने इसमें नंबर ऑफ फेज सेल रहे होंगे। क्योंकि ये तो क्लास 5 में ही बताया गया कि कोई अगर इस एरिया का फर्श दिया गया, इस पे टाइल्स लगानी है, हर टाइल्स का जो साइज़ है वो इतना है, तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगे। तो टोटल एरिया में
एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वही हमें मिलता है नंबर ऑफ टाइल्स। तो लिख सकते हैं, इसे कहीं और लिख दी, डी टाउ की वैल्यू हमें मिल गई h3। तो अब एक जो बात हमें करना है कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल। तो बात करें अगर नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, तो फेज स्पेस सेल के नंबर को फाइंड करने के लिए हमें तो सबसे पहले चाहिए टोटल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। और वॉल्यूम के एग्जांपल की बात करें तो वॉल्यूम के एग्जांपल में भी कहा गया था कि इतनी मोटी, इतनी लंबी और इतनी चौड़ी दीवार बनाना है, अगर एक ईंट का आयतन इतना दिया गया है तो कितनी ईंटें इसमें लगेंगी। तो सीमेंट को अगर छोड़ दिया जाए मसाले को उसमें, तो कहा गया था कि इतनी लंबी चौड़ी दीवार बनानी है तो उस दीवार के लिए एक दीवार में इतना ईंटें लग रहा है, तो उसमें कितना ईंट लगा होगा, मतलब एक ईंट का एरिया इतना है। तो डिवाइड कर दें तो हम फाइंड कर लेंगे सभी ब्लॉक को, सभी इसमें जो सेल्स बने हुए सबको। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन, अब मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि एक फेज सेल का है कितना, तो ये हो गया मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल अपॉन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, वन फेज स्पेस सेल। अब दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, यही होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस टाउ अपॉन डी टाउ, इसे शॉर्ट में ये भी तो लिख सकते हैं, इधर ही लिख दे रहे हैं टाउ अपॉन, या यही फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो गया ऊपर टाउ, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस टाउ अपॉन, ये हो गया मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल। और इसकी अगर वैल्यू फाइंड करें तो इसे लिख सकते हैं dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, किसकी वैल्यू ये टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो अभी फाइंड किए, इंटू dpx dpy इंटू dpz अपॉन हमें रखना है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, और इसकी वैल्यू है h3। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल। और यही तीन चीज़ें हमें करनी थी। हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें एक तो करना था डिवीज़न कर लिए, डिवीज़न क्या कर लिए कि फेज स्पेस सेल जो है वो एक फेज बना के, एक एरिया बना के, एक जोन बना के, और उसे डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे स्मॉल सेल्स में, जिसे कहा गया फेज स्पेस सेल्स। तो साइज ऑफ फेज स्पेस सेल फाइंड करना है, तो साइज ऑफ फेज स्पेस सेल फाइंड करने के लिए या तो क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ करें, और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ किया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में उसका साइज टेंड्स टू 0 बहुत मिनिमम भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए यहाँ अप्लाई किया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग होता है तो dx इंटू डी पी एक्स की वैल्यू h। अब h की वैल्यू प्लेस करने के बाद ये पूरा हम लोग फाइंड कर लिए कि साइज ऑफ फेज स्पेस सेल, साइज बनाने के बाद नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कि कितने नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में, तो एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।